तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे MHD2 का इकाई नंबर 6 के बारे में, जो कि इकाई का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के काव्य का वैचारिक आधार। तो सबसे पहले आप लोग इकाई की रूपरेखा देख लीजिए, जिसमें उद्देश्य, प्रस्तावना, निराला काव्य की आलोचना के प्रचलित आधार, निराला के काव्य का वैचारिक आधार, ठीक है। उसके बाद विभिन्न वैचारिक आधार वाली कविताएं, सारांश और प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है। तो ये इकाई की टोटल रूपरेखा है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे उद्देश्य की। तो देखिए उद्देश्य क्या है इस चैप्टर को पढ़ने का। तो इस इकाई को पढ़ने का मुख्य उद्देश्य आपको छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाओं की वैचारिक सोच से अच्छी तरह अवगत कराना है। इसे पढ़कर आप निराला जी के काव्य पर हुई अब तक की आलोचना की सीमाओं को समझ सकेंगे तथा यह जान पाएंगे कि कवि के निजी जीवन को उनकी कविताओं पर थोप देना कहाँ तक अनुचित है। मतलब कविता यहाँ पे एक बात निकल कर आई है इस चैप्टर में कि जो कवि कवि का निजी जीवन होता है उसी को अपनी कविताओं में मतलब बताते रहते हैं। तो ऐसा बात और इन बातों को कवि के ऊपर थोपना ये कहाँ तक सही है उसी को हम लोग जानेंगे, ठीक है। प्रस्तावना क्या है कि हिंदी आलोचना में, ठीक है, देखिए हिंदी आलोचना में किसी साहित्यकार की रचनाओं के वैचारिक धरातल को निष्पक्षता से परखने की परंपरा बहुत कमजोर रही है। अक्सर आलोचक कवि के दौरे की परिस्थितियों को ज्यों का त्यों लिख देते हैं और यह नहीं देखते कि कविता का समाज और युग बोध से क्या अवयविक संबंध है, मतलब क्या गहरा संबंध है। कविता से और उस समाज के दौर से कोई संबंध भी है कि नहीं। जो आलोचक होते हैं वो जो परिस्थिति होती है उसी को ज्यों का त्यों कवि के ऊपर थोप देते हैं, ठीक है। तो इस पाठ में हम निराला की रचनाओं को किसी एक थप्पे के बिना उनकी अपनी भाषा और युगीन विचारों के आधार पर गहराई से समझेंगे। तो अब हम बात करेंगे 6.2 की, जिसमें निराला काव्य की आलोचना के प्रचलित आधार जो बिंदु दी गई है। इसमें क्या बताया गया है कि हिंदी साहित्य के आलोचकों ने निराला की कविताओं को परखते समय अक्सर एक बहुत बड़ी चूक की है। हिंदी साहित्य के जितने भी आलोचक हैं उन्होंने निराला की कविताओं को जब भी परखा है या फिर परखने की कोशिश की है तो उसमें हमेशा एक न एक भूल उन्होंने किया है, एक न एक गलती की है आलोचकों ने। कवि ने नहीं है, मतलब निराला ने नहीं, बल्कि उनको परखने वाले लोगों ने। उन्होंने कविताओं के मूल विचार और भाषा की बनावट को समझने के बजाय निराला के निजी जीवन और उनके व्यक्तिगत स्वभाव, जैसे उनके मन की उलझने, दुख और आर्थिक संघर्ष को ही उनकी कविताओं में ढूंढने की कोशिश की है। मतलब जो आलोचक हैं वे निराला की कविताओं में निराला को समझने के बजाय, निराला क्या लिखना चाहते हैं, कैसे लिख रहे हैं, इन सारी बातों को समझने के बजाय उन्होंने क्या किया है, निराला के निजी जीवन को, जैसे मन की उलझन को, दुख को और आर्थिक तंगी को, संघर्ष को उन्होंने क्या किया है, बता दिया है कि निराला अपने जीवन की उलझने ही कविता में लिखते हैं। तो विश्व साहित्य के सिद्धांत यह साफ बताते हैं कि किसी कवि के अपने विचार और उसकी कविता में व्यक्त विचार हमेशा एक जैसे हों, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। मतलब विश्व साहित्य जो होता है वो हमें बताता है कि एक कवि के मन की उलझन और एक कविता, मतलब कई बार होता है कि कवि अपने मन की उलझनों को ही लिख देते हैं, लेकिन निराला ने ऐसा कार्य नहीं किया है। इसे यहाँ तक पढ़ने के बाद ये बातें साफ जाहिर हो गई है। तो कविता भाषा का एक ऐसा सुंदर ढांचा होती है जो रचे जाने के बाद अपने समाज और दौर से तो जुड़ी रहती है, पर कवि के व्यक्तिगत जीवन से पूरी तरह आजाद हो जाती है। लेकिन हिंदी के बड़े बड़े समीक्षकों ने कविता की इस आजादी को अनदेखा करके निराला की हर कविता को उनके जीवन का सबूत बनाकर पेश कर दिया है। आगे हम बात करेंगे। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि प्रसिद्ध आलोचक, अब हम आलोचकों को लेकर आते हैं। प्रसिद्ध आलोचक हैं जो कि डॉक्टर रामविलास शर्मा ने अपनी पुस्तक में, पुस्तक का नाम है निराला की साहित्य साधना में, बार बार निराला का मन या निराला स्वयं जैसे शब्दों का सहारा लिया है। एक बहुत बड़े आलोचक हुए जिनका नाम है डॉक्टर रामविलास शर्मा। उन्होंने एक पुस्तक लिखी निराला के ऊपर और उसका नाम दे दिया है निराला की साहित्य साधना। उसमें उन्होंने क्या किया, बार बार एक शब्द का प्रयोग किया उन्होंने, निराला का मन या फिर निराला स्वयं। वे स्फटिक शिला, अनामिका और यहाँ तक कि राम की शक्ति पूजा जैसे बेहद नाटकीय और गंभीर कविता की व्याख्या करते हुए भी उसे निराला के निजी जीवन के तनाव, हार जीत और निजी संघर्षों का गवाह बताने लगते हैं। इसी तरह और एक आलोचक हुए जिनका नाम है दूधनाथ सिंह।
ठीक है। तो इसी तरह दूधनाथ सिंह ने भी अपनी किताब में, कौन सा किताब है, निराला आत्महंता, निराला आत्महंता आस्था में निराला की आर्थिक तंगी, सांसारिक असफलता और दुखी जीवन को ही उनकी रचनात्मकता की मुख्य वजह माना है। मतलब दूधनाथ सिंह का कहना था कि निराला जो थे सांसारिक, मतलब संसार में असफल हो गए थे, ठीक है? अपने जीवन में ज़्यादा दुखी रहते थे। निराला के पास आर्थिक तंगी बहुत ज़्यादा थी। इन सब बातों को ही वो अपनी कविता में लिखते रहे हैं। कौन बोल रहे हैं ये आलोचक हैं? दूधनाथ सिंह, ध्यान रखिएगा। यहाँ तक कि उन्होंने बादल दाग जैसी सामाजिक क्रांति पर आधारित कविता को भी निराला के जीवन बिंब से जोड़ दिया। परमानंद श्रीवास्तव एक और आलोचक हुए, जिन्होंने अपनी पुस्तिका में इसी पुरानी परिपाटी का पालन करते हुए राम की शक्ति पूजा की पंक्ति अन्याय जिधर है उधर शक्ति को निराला के अपने जीवन के दुर्भाग्य की विडंबना बता दिया इन्होंने। अब हम बात करेंगे विशेष टिप्पणी के बारे में। आलोचनात्मक जो कमी है, देखिए इसमें क्या देखने को मिलता है कि आलोचकों की यह जीवनी परक और मनोविश्लेषणवादी पद्धति बिल्कुल अनुचित है। ठीक है, मतलब विशेष टिप्पणी इन सब को पढ़ने के बाद, ऊपर जितना भी हम लोगों ने पढ़ा उसको पढ़ने के बाद हम ये कह सकते हैं कि जितने भी आलोचक हुए उन्होंने जो भी पद्धति अपनाई वो बिल्कुल अनुचित है, क्योंकि किसी कवि के गुजर जाने के बाद उसकी बहुअर्थी काव्य भाषा से उसके मन का अंदाजा लगाना मनमानापन है। इसके अलावा हिंदी आलोचक में एक और खराब नुस्खा प्रचलित है। हिंदी आलोचक में एक और ही बहुत ही खराब नुस्खा प्रचलित है, अपने पसंदीदा कवि को बड़ा साबित करने के लिए दूसरे कवियों को नीचा या छोटा दिखाना। ये तो सिर्फ कवियों की बात नहीं है, हमारे समाज में भी आज की मैं बात कर रहा हूँ, जो युग में हम लोग जी रहे हैं, जो ईयर है 2026, 2025, 2027 आने वाला है, तो इस समय की भी वही बात है कि अपने पसंदीदा किसी भी चीज़ को बड़ा बना दिया जाता है और दूसरे चीज़ों को छोटा कर दिया जाता है। तो ये हमारे हिंदी में भी कवियों में रही है कि अपने पसंदीदा कवि को बड़ा साबित करने के लिए दूसरे कवियों को नीचा या छोटा दिखाना। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने निराला को महान बताने के लिए सुब्रमण्यम भारती, मिल्टन, शेक्सपियर और यहाँ तक कि मुक्तिबोध को भी निराला से कमतर ठहराने का प्रयास किया, जो कि निष्पक्ष समीक्षा नहीं है। समीक्षा जब की जाती है ना, तो समीक्षा सबको बराबरी के साथ रख कर की जाती है, किसी निष्पक्ष नहीं करना चाहिए कोई भी जो समीक्षा होती है। अब बात करेंगे 6.3 की, जिसमें निराला के काव्य का वैचारिक आधार है, इसको भी समझ लेते हैं। देखिए, 21वीं सदी की सही आलोचनात्मक दृष्टि यह मांग करती है कि हम किसी कवि की केवल कही सुनी बातों या उसकी घोषित विचारधारा पर आंख मूंद करके विश्वास न करें। मतलब किसी भी आलोचनात्मक दृष्टि हमें कहती है कि किसी भी कवि की जो कही बातें हैं या फिर सुनी जो बातें हैं उसके ऊपर आंख मूंद करके भरोसा न करें, बल्कि कविता की भाषा से निकालने वाले असली व वैचारिक आधार को समझें कि कविता में एक्चुअली में क्या कहा गया है, जिस कवि ने लिखा है उस कवि ने कविता में क्या कहने का प्रयास किया है उससे समझना चाहिए, ना कि किसी कवि के अपनी मनगढ़ंत बातों को सुनना चाहिए। कविता में जो शब्द आता है वह खुद कवि नहीं कहता, बल्कि वह कविता का एक पात्र होता है। ठीक है, कविता में एक पात्र ही होता है जो सारी बातों को कहता है या फिर उसके ऊपर कही जाती है। तो इसलिए एक ही कवि की अलग अलग कविताओं में बिल्कुल अलग अलग विचार मिल सकते हैं। भाषा का स्वभाव ही बहुलार्थक है, मतलब एक से अधिक अर्थ देने वाले को बहुलार्थक बोलते हैं। तो भाषा का स्वभाव ही बहुलार्थक होता है। भारतीय काव्यशास्त्र के साथ साथ पश्चिमी भाषा वैज्ञानिक फर्डिनांड दी सोश्यूर और फ्रांसीसी विचारक रोलां बार्थ्स ने भी यह सिद्ध किया। मतलब ये दो विचारक हुए पश्चिमी भाषा के, कौन कौन से हैं? पहले नंबर हैं वैज्ञानिक फर्डिनांड दी सोश्यूर, ठीक है, और फ्रांसीसी विचारक हैं रोलां बार्थ्स। इन दोनों ने सिद्ध किया है कि भाषा कभी भी एकहरा अर्थ नहीं देती और किसी व्यक्ति या लेखक का एक अकेला व्यक्तित्व नहीं होता, बल्कि उसके इकाई मतलब कई रूप होते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे निराला जी स्वयं भी भाषा की इस बहुअर्थी प्रकृति से भलीभांति परिचित थे। मतलब जो निराला थे वे क्या करते थे, खुद इस एक अर्थ से ज़्यादा अर्थ प्रदान करने वाले इस भाषा की इस पद्धति से निराला जो थे वो बहुत ही अच्छे तरीके से परिचित थे, वे जानते थे। उन्होंने अपने निबंधों में तुलसीदास, गालिब और मीरा की रचनाओं की व्याख्या करते हुए दिखाया कि कैसे एक ही दोहे के कई अलग अलग अर्थ निकाले जा सकते हैं।
देखिए कितनी अच्छी बातें लिखी गई है। निराला ने साहित्य और भाषा शीर्षक निबंध में सीधी सरल भाषा की बेतुकी मांग का कड़ा विरोध किया। रोलांग बार्थ की तरह निराला का भी मानना था कि जो भाषा जनता के शोषण के खिलाफ विरोध दर्ज कराती है, जो भाषा जनता के शोषण के खिलाफ विरोध दर्ज कराती है, वो कभी बेहद सीधी या हल्की नहीं हो सकती। प्राचीन बड़े साहित्यकारों की भाषा शत प्रतिशत आम बोलचाल की भाषा नहीं रही है, उसमें गहराई और क्लिष्टता होना स्वाभाविक है। अगला बिंदु है हमारा उसी 6.3 पार्ट का है 1 नंबर, ठीक है। 6.3.1 है मुक्ति का दर्शन चिंतन, मतलब मुक्ति के विषय में निराला का क्या मानना था। तो निराला जिस दौर में लिख रहे थे वो भारत के स्वाधीनता आंदोलन का दौर था। हम सबको पता ही है कि निराला जिस समय में लिख रहे थे उस समय भारत आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था। ब्रिटिश साम्राज्यवाद मतलब अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ पूरे देश में एक साझा गुस्सा था। देश के नए उभरते पूंजीपति वर्ग को अपना व्यापार फैलाने के लिए भारतीय बाजार को अंग्रेजों से मुक्त कराना था, इसलिए उसने राष्ट्रीयता और देश प्रेम का प्रचार किया। इस आंदोलन में किसान, मजदूर और मध्य वर्ग सभी शामिल थे, क्योंकि सबकी भलाई आज़ादी में ही थी। सबकी भलाई किस में थी? आज़ादी में थी, इसलिए तो आज़ादी के लिए सभी एकजुट हो गए थे। यही कारण है कि इस पूरे दौर के साहित्य का सबसे बड़ा वैचारिक आधार मुक्ति का दर्शन मतलब आज़ादी की सोच। मुक्ति का दर्शन का एक्चुअल मतलब हुआ कि हमारी सोच कैसी है, तो हमारी उस समय की हमारे भारतीय लोगों की सोच थी आज़ादी, ठीक है। तो आज़ादी की सोच बन गया। ठीक वैसे ही जैसे फ्रांस की क्रांति के नारों स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व ने यूरोप में रोमांटिक साहित्य को जन्म दिया, वैसे ही भारत में स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है के नारे ने छायावादी और रोमांटिक काव्य आंदोलन को जन्म दिया, ठीक है। तो स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसके ऊपर भी एग्जाम में बहुत सारी बातें लिखी जा सकती है। तो इस एक छोटी सी पॉइंट को आप लोग याद जरूर रखिएगा कि मुक्ति का दर्शन में ये बातें लिखना है। अब देखिए निराला के काव्य चेतना का मूल मंत्र यही मुक्ति का विचार था। चाहे पुरानी सड़ी गली सामाजिक रूढ़ियों से मुक्ति हो, चाहे छंदों और अलंकारों की जकड़न से कविता की मुक्ति हो, या फिर अंग्रेजों की गुलामी से भारत माता की मुक्ति, निराला की हर रचना में मुक्ति का स्वप्न बहता है। जब भी आप निराला की कविताओं को पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे किसी न किसी की आज़ादी की बात हो रही है, किसी न किसी को मुक्ति देने की, किसी न किसी को सुख देने की बात सामने आती है। उन्होंने जागो फिर एक बार जैसी कविताओं में भारतीय नवजागरण के दर्शन और अतीत की महानता का सहारा लेकर देशवासियों को गुलामी की नींद से जगाने का काम किया। मतलब जागो फिर एक बार इस लाइन को पढ़ने से ही पता चलता है कि फिर से एक बार जागने की बात हो रही है, चेतना जगाने का काम कर रही है ये कविता, ठीक है। तो इस कविता के चलते उन्होंने क्या किया, भारतीय लोगों के अंदर नवजागरण मतलब फिर से चेतना जगाने का काम किया निराला जी ने। आगे हम बात करेंगे 6.4 की, जिसमें विभिन्न वैचारिक आधार वाली कविताओं को देखेंगे। तो इसमें क्या है, देखिए स्वाधीनता आंदोलन के दौर में कई विचारधाराएं एक साथ काम कर रही थी। स्वाधीनता आंदोलन का दौर जब चल रहा था तो बहुत सारी विचारधारा थी लोगों के मन में, कवियों के मन में, जो एक साथ काम कर रही थी। इसलिए निराला की अलग अलग कविताओं में एक ही जैसा विचार नहीं मिलता, बल्कि विषय के अनुसार उनका वैचारिक आधार बदल जाता है। सब में अलग अलग विचार देखने को मिलता है। वैचारिक आधार का मतलब ही होता है उनका विचार, ठीक है। हमें इससे हम उनके 3 प्रमुख कविताओं के उदाहरण से समझ सकते हैं। तो 3 प्रमुख कविताएं हैं, जिसमें से पहला है महाराज शिवाजी का पत्र, ये कविता है। तो इस कविता को आलोचकों ने केवल भाषणबाजी कहकर टाल दिया। जो भी आलोचक हुए जैसे डॉक्टर रामविलास शर्मा और भी दुधनाथ सिंह, ठीक है, तो मतलब और भी आलोचक हैं, इन्होंने क्या कहा, इस कविता को महाराज शिवाजी का पत्र जो कविता है इसको आलोचकों ने कहा कि यह भाषणबाजी है, व्यक्तित्व कला है। पर इसका सूक्ष्म विश्लेषण करें तो यह एक नाटकीय एकालाप है, जहां शिवाजी जयसिंह को चिट्ठी लिखकर जातीय एकता के नाम पर हिंदू बनाम मुस्लिम का ध्रुवीकरण मतलब खेमेबाजी करते हैं ताकि मुगल सत्ता को हराया जा सके, ठीक है। भले ही कवि का मकसद आज़ादी पाना था, पर इस कविता का वैचारिक आधार संकीर्ण या सांप्रदायिक मतलब धार्मिक भेदभाव वाला हो जाता है, जो कि लोकतंत्र और समानता के विचारों के विपरीत है, ठीक है। तो ये कविता या फिर उसकी जो पंक्तियां हैं वो कुछ इस प्रकार हैं, जैसे कि एक और हिंदू एक और मुसलमान हो, व्यक्ति का खिंचाव यदि जातिगत हो जाए, देखो परिणाम फिर स्थिर रहेंगे न पैर यौवनों के। ये कविता की लाइनें हैं। अगला है हमारा बादल राग। ये देखिए विशेष रूप से दूसरी ओर
छठी कविता। ठीक है, तो ये देखिए इसमें क्या बताया गया है कि इस कविता का वैचारिक आधार पूरी तरह से मार्क्सवादी या शोषित वर्ग की मुक्ति का दर्शन है। यहाँ नव जलधर बादल क्रांति का प्रतीक है जो शोषकों और जमींदारों के महलों को ढा देता है और किसानों तथा मजदूरों के चेहरे पर मुस्कान लाता है। मतलब किसानों को खुशी देने के लिए क्या होता है, शोषित वर्ग को, जमींदारों को यहाँ पे नीचा दिखाया जाता है, उनको उनके महलों को गिरा दिया जाता है। तो इसमें नया शिशु या बालक उस नई सर्वहारा क्रांति का प्रतीक है जो पुरानी अन्यायपूर्ण व्यवस्था को खत्म कर देती है। अगली उनकी कविता है राजे ने अपनी रखवाली की। ठीक है, तो देखिए यह कविता समाज के वर्ग विभाजन और शोषक वर्ग मतलब राजा मालिक के असली चेहरे को नंगा करती है। शोषक वर्ग कौन है, जो शोषण करते हैं, और शोषित वर्ग कौन से हैं, किसान हैं, शोषित वर्ग। ठीक है, जो जमींदार हैं, पूंजीपति जो लोग हैं, वे लोग शोषक वर्ग हैं। तो राजा अपने किले और सेना की रक्षा के लिए ब्राह्मणों, कवियों और इतिहासकारों और कलाकारों का इस्तेमाल करता है ताकि आम जनता पर अपना जादू और दबदबा बनाए रखा जा सके। तो इस कविता का वैचारिक आधार समाजशास्त्रीय विश्लेषण और शोषक ढांचे का पर्दाफाश करना है। तो इस कविता की कुछ लाइनें दी गई है यहाँ पर। कितने ब्राह्मण आए पोथियों में जनता को बांधे हुए, कवियों ने उसकी बहादुरी के गीत गाए, लेखकों ने लेख लिखे, जनता पर जादू चला राजे के समाज का। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे सारांश की। तो सारांश में एक छोटा सा बिंदु दिया गया है। देखिए संक्षेप में कहें तो निराला की कविताओं की असली ताकत उनके व्यक्तिगत जीवन के दुखों में नहीं बल्कि उनके दौर की सामाजिक और राजनीतिक चेतना में छिपी है। निराला की अलग अलग रचनाओं का वैचारिक आधार एक दूसरे से भिन्न हो सकता है, पर उन सब के मूल में भारत की आज़ादी, इंसानी बराबरी और हर तरह की गुलामी से मुक्ति का प्रबल चाहत ही सबसे बड़ा सूत्र है। तो आलोचकों को कवि के निजी जीवन की बातें जबरन कविता पर थोपने से बचना चाहिए और कविता की स्वतंत्र भाषा के आधार पर ही उसका मूल्यांकन करना चाहिए। तो दोस्तों मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। मिलेंगे हम लोग इस MHD 2 के अगले चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद।